नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग, दूसरे तल पर लगी आग से मचा हड़कंप। मौके पर बुलाई गई दमकल की 7 गाड़ियां, आग से कार्यालय में रखे सामान जलकर खाक। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में आग लग गई, जिसमें सामान जलकर खाक हो गए। तो गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी है, दूसरे तल के ये नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे सामान भी जलकर खाक हो गए। वहीं आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया और आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर बुलाई गई दमकल की 7 गाड़ियां और आग से कार्यालय में रखे सारे सामान वो जलकर खाक हो गए। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग और दूसरे तल पर लगी आग से मचा हड़कंप। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में आग लग गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में आग लगने की खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट मिली है? देखिए, बिल्कुल जूही बताना चाहूंगा। आज मंगलवार जैसे सुबह का जो कामकाज का समय होता है, कामकाज का समय शुरू हुआ, उसी समय गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में अचानक से आग लगने की खबर मिली। और जैसे ही आग लगी तो अचानक से आसपास पूरा हड़कंप का माहौल बन गया, क्योंकि गृह मंत्रालय का एक ऐसा दफ्तर माना जाता है जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट हमेशा रहती है। और वो भी नॉर्थ ब्लॉक के दूसरे तल पर ये आग लगी थी, जहाँ पर कई जो कागज वगैरह हैं वो रहते हैं। हालांकि जिस समय आग लगी तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई और तकरीबन 7 दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही समय बाद अजित, आग कब लगी है और क्या इसमें किसी तरह की कोई जनहानि भी हुई है? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि कामकाज का समय था और उसी समय ये आगजनी की जो घटना है वो हुई। लेकिन इसमें गनीमत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जहां आग लगी वहां पर बड़ी संख्या में कागज, कूलर, एसी, इस तरह की जो चीजें थी वो जल करके जरूर राख हो गया। उनका नुकसान जरूर हुआ है, तो वो जरूर कह सकते हैं। लेकिन आग किस वजह से लगी है अभी फिलहाल वो जांच का विषय है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार आग किन कारणों से। जी, लेकिन ऐसे इस तरह से गृह मंत्रालय में आग लाना कोई आसान बात है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही वो दिख रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूरी है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में ओवर हीटिंग और ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से आगजनी की जो घटना है वो आमतौर पर बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर एक वीवीआईपी जो मूवमेंट एरिया कहा जाता है गृह मंत्रालय का, वो भी नॉर्थ ब्लॉक, तो यहाँ पर आगजनी की घटना होना कहीं ना कहीं एक लापरवाही पर जरूर सवाल खड़े करता है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार आग जो है वो किन कारणों से। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। चुनाव से पहले नेताओं का फेरबदल जारी, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले नेताओं का फेरबदल जारी। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन, कई दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बड़ी जानकारी, चुनाव से पहले नेताओं का फेरबदल लगातार वो जारी है और कई सारे दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दीपक सिंह जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये एक और झटका विपक्ष को, और लगातार नेताओं के फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियम, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का फेरबदल देखा जा रहा है और एक एक करके विपक्षी दलों के जो नेता है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जूही, देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर है और महज 2 दिन बाद वो पहले चरण का चुनाव भी होना है। अब ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार दल बदल का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। अन्य दलों के जो नेता हैं वो एक दूसरे दलों में जा रहे हैं, जहां पर उनको लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य वो बेहतर हो सकता है। और सबसे अधिक जो कह सकते हैं ज्वाइनिंग हो रही है वो बीजेपी में ही इन दिनों देखने को मिल रही है। तकरीबन हर रोज ही कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर अन्य दलों के जो नेता हैं, चाहे वो सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, वो उनका दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और ठीक ये सिलसिला आज भी इसी तरीके से जारी रहा।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आज कई दलों के जो नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बसपा के हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 80 में 80 सीट दिलाने का जो कह सकते हैं कि प्रयास है वो करने का दावा पूरी तरीके से उन लोगों ने किया है। अलग अलग चेहरे हैं जिन्होंने आज जो है जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख भी हैं, कई अन्य दलों के नेता हैं, बीएसपी के कई नेता हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। साफ तौर पर इन सबके जरिए बीजेपी का मकसद है कि आने वाले चुनाव के अंदर ग्राउंड पर जो नेता हैं, जिनकी पकड़ है या जिनका जन समर्थन जिनके पास में थोड़ा बहुत भी है, जिनको लोगों के बीच में थोड़ी सी बैठक है, तो उन लोगों को जो है अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया जाए और उन सब के जरिए जो अपने प्रत्याशी हैं उनकी जीत को सुनिश्चित किया जाए। और इसीलिए लगातार कह सकते हैं बीजेपी हर तरीके से मेहनत कर रही है, चाहे वो दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में लाने को लेकर हो, चाहे प्रचार प्रसार को लेकर हो या फिर अन्य रणनीति को लेकर हो। बीजेपी कह सकते हैं पूरी तरीके से अपनी रणनीति को लेकर तैयार हो चुकी है और अब कह सकते हैं कि हर एक पैसा जो है वो बीजेपी की तरफ से आजमाया जा रहा है, जिसके जरिए अपने प्रत्याशियों की जो जीत है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बीजेपी लगातार अपना जो कारवां है उसको बड़ा करती जा रही है। प्रियम, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से जो है अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं जो है 400 का पार का जो नारा दिया गया है पीएम मोदी का, वो साफ तौर पर जो है पूरा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी में जिस तरीके से सभी दलों के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़त जो है बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होने जा रही है। जो ही देखिए, ये ऐसा नहीं कि केवल इस बार लोकसभा चुनाव में तस्वीर देखने को मिले, इससे पहले भी जो भी चुनाव होते रहे, चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हों, विधानसभा के चुनाव रहे हों या उससे पहले के लोकसभा के चुनाव रहे, हर बार इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है जब चुनाव से पहले बड़ी संख्या में दूसरे जो दल के जो नेता होते हैं वो दूसरे दलों में जाते हैं, दल बदल का जो दौर है वो देखने को मिलता है और वो इस बार भी देखने को मिलता है। जरूर बीजेपी 400 पार का दावा जरूर कर रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं वो सफल होती हुई भी आपको नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो तकरीबन नदारद नजर आ रहा है। कांग्रेस, अब पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, अभी तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में आकर उसने कोई जनसभाएं नहीं करी हैं, रैली नहीं करी हैं, तो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की जो पूरी कमान है वो अखिलेश यादव को सौंपी हुई है। अखिलेश यादव भी बहुत देर से उठे हैं जब उन्होंने जनसभाएं करना शुरू किया है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी जो उसने 400 प्लस का जो नारा दिया है उसको लेकर वो काफ़ी जो है आत्मसंतुष्ट है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से भरी हुई है और कहीं ना कहीं वो जमीन पे धरातल पे फिलहाल अभी के लिहाज से कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा। हालांकि हकीकत क्या होगी वो तो जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट तस्वीर हो पाएगी, लेकिन फिलहाल अभी माहौल पूरी तरीके से बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरीके से अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, साफ तौर पर जो है समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी की बात से न केवल जनता बल्कि अन्य दलों के नेता भी उतने ही प्रभावित होते हैं, जिस तरीके से सब एकजुट होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, बीजेपी जिस रणनीति को लेकर जा रही है, जिस तैयारी को लेकर वो ग्राउंड जीरो पे उतरी हुई है, हर एक सीट को लेकर विश्लेषण किया गया है, उसका अध्ययन किया गया है, सर्वे किए गए हैं और उसके बाद बाकायदा जो है कह सकते हैं कि बीजेपी ने देखा है क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में किस तरीके का रुझान है। अपनी योजनाओं को लेकर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हर एक मतदाता से जाकर मिल रहा है। बीजेपी ने जो है मंत्र दिया है कि अपना बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता इस समय अगर आप देखें तो वो लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के साथ में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हो या अन्य जितने भी नेता हैं, बाकायदा पूरी स्टार प्रचारकों की आप सूची देखें तो सब जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मकसद है कि बीजेपी ने जो वादा किया है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया है, उसको पूरा किया जा सके और शायद यही वजह है कि माहौल भी, जो हवा भी जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। इसीलिए आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अन्य दलों की जो है जनसभाएं नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जरूर विपक्ष थोड़ा सा जरूर सक्रिय हुआ है, चाहे वो बसपा से मायावती की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की, लेकिन कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर मैदान से गायब नजर आ रही है। कहीं पर भी उसका कोई बड़ा नेता अभी तक जो है जनसभाएं नहीं किया है, कहीं पर कोई आके उसने प्रचार प्रसार नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो एक तरफ जहां उसको अपनी मेहनत पर भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ जो माहौल जिस तरीके से दिख रहा है उसके चलते बीजेपी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई है कि उसने जो बात कही है, जो वादा किया है 400 पार इस बार का, वो कहीं ना कहीं पूरा धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। जी प्रियम, जिस तरीके से कांग्रेस नेता दीपक सिंह जायकवाड़ की बात कर ले, बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा की बात कर ले, लगातार जो है इन तीनों नेताओं ने जो है बीजेपी ज्वाइन किया है, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अगर जारी रहेगा तो अन्य दलों को कहाँ काम करने की जरूरत है?
देखिए बिल्कुल, अगर आप बात करें तो चूँकि बीजेपी में ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो अभी लगातार पिछले दिनों से देखने को मिला है। हर रोज़ ही तकरीबन जो है बड़ी संख्या में जो अन्य दलों के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला मानना है जाना है कि इस तरीके से जारी रहेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरीके का प्रयास कर रही है कि एक तरफ जहां वो अपनी मेहनत के जरिए मजबूती ला रही है हर एक सीट को लेकर, वहीं दूसरे अन्य दलों के जो मजबूत नेता हैं उनको भी अपनी पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने का जो है कह सकते हैं कि बीजेपी प्रयास करे, जिसके जरिए वो अपनी सीट पर जो जीत है उसको बेहतर सुनिश्चित कर सके। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही, सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने किया नामांकन, कलेक्ट्रेट में किया नॉमिनेशन। अखिलेश यादव नामांकन के समय रहे मौजूद। बड़ी जानकारी मैनपुर से, डिंपल यादव ने अपना नामांकन कर दिया है और इस दौरान जो है अखिलेश यादव मौजूद रहे। शिवपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव भी इस दौरान नॉमिनेशन में शामिल हुए। तो कलेक्ट्रेट में नामांकन किया गया है। डिंपल यादव ने, सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन किया है और परिवार के कई सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। और बात करें तो शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी इसमें शामिल हुए। इसी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस नॉमिनेशन में मौजूद रहे। तो मैनपुरी से जानकारी सामने आ रही, सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कलेक्ट्रेट में ये नॉमिनेशन किया गया, जहां अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे और इसके साथ ही शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव भी शामिल रहे। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है और कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया गया है, जहां परिवार के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। तो अखिलेश यादव भी इस नामांकन में शामिल हुए। इसी के साथ जो है शिवपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव ये भी जो है नामांकन में शामिल हुए और मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, कलेक्ट्रेट पहुंचकर नॉमिनेशन किया है, जहां इस दौरान जो है परिवार के कई सदस्य उनके साथ रहे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मैनपुरी से मुकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, अब जो है सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या खबर मिल रही है? जी, आपको बता दूं, आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डिंपल यादव जी अपने जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ और प्रोफेसर रामगोपाल जी और शिवपाल जी के साथ और पूर्व सांसद शिव प्रसाद जी के साथ, यानी कहा जाए तो छात्र परिवार के साथ उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बार जो 2,88,000 की जो सीट थी, इससे 5 लाख के लगभग सीट दर्ज कराएंगी। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कल ही हाल ही में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसकी सोशल मीडिया पर खाली चेयर की कुर्सियों की तस्वीर वायरल हो रही है। उससे साफ जाहिर होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के लोगों को किस तरह, मैनपुरी के लोग कौन सी पार्टी को ज्यादा चाहते हैं और ज्यादा लगनशील है। तो वहीं बताएं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे। मैनपुरी की जिस सड़कों पर उनकी गाड़ी दौड़कर सैंपल से मैनपुरी पहुंची, वो भी समाजवादी पार्टी कार्यकाल में उन 4 लेन तैयार की गई है और लखनऊ एक्सप्रेस जो बनाया है उसकी भी सरकार ने दूसरी बार टेस्टिंग की है, जिसमें एयरपोर्ट द्वारा उसकी टेस्टिंग की गई है। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आखिर एयरपोर्ट क्यों नहीं कर रही सरकार। जी मुकेश, बात करें तो जिस तरीके से डिंपल यादव यहां से पहले भी जीत चुकी हैं और इस बार भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही है मैनपुरी सीट पर, बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा जीत हासिल करना? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जय ठाकुर शहीद सिंह है, वो हालांकि प्रत्याशी तो हो गए, सदर विधायक भी हैं, मगर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी डिंपल यादव है वो बहुत ही मजबूत है। मजबूत की बात की जाए तो पूरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें जसवंत नगर जो विधानसभा है वो सबसे मजबूत बेल्ट मानी जाती है, जिसमें 50,000 की बेल्ट
जो काउंटिंग होती है तो 50,000 की जो बेल्ट है वो जसवंत नगर की जो स्ट्रीट से काउंटिंग का जो दौर शुरू होता है और 12 बजे के बाद समाजवादी पार्टी की बढ़त बना चुकी होती है कि सामने वाले प्रत्याशी को वहां से मैदान छोड़ना पड़ेगा। जी, यानी कि साफ तौर पर जो है इस बार मैनपुरी से डिंपल यादव कड़ा मुकाबला देंगी बीजेपी को। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हैं, उनसे हम थोड़ा बात कर लेंगे किस तरीके का जो चुनाव है, आज नामांकन दाखिल कर दिया है। क्या नाम है भाई? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आज डिंपल जी ने नामांकन दाखिल किया है, किस तरीके से चुनाव को देखिए, आदरणीय डिंपल जी नामांकन जरूर आज दाखिल किया, लेकिन वो चुनाव लगातार शुरू से ही लड़ती आ रही है। चुनाव में जब से वो 2,50,000 का 80,000 की करीब जीती थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना चुनाव कार्यक्रम चालू कर दिया और गाँव में डोर टू डोर जगह जगह विभिन्न जगह उनका अपने कार्यक्रम है। इसलिए उनके लिए ये बहुत सरल चुनाव बन गया। हर जाति का कोई भी मैनपुरी लोकसभा ऐसी लोकसभा है, आदरणीय नेताजी के नाम पर, आदरणीय नेताजी के काम पर लोगों ने मन बनाया। हमेशा समाजवादी पार्टी जब से समाजवादी पार्टी बनी तब पहले इतिहास था, समाजवादी पार्टी के खाते में गई और इसलिए इस जनपद का जो भी विकास किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का ही कार्य दिखाई देगा और अब हमारी आदरणीय जनप्रिय नेता डिंपल जी नेतृत्व कर रही है और वो लोकप्रिय सांसद भी है और महिलाएं, बहनें और युवा वर्ग जितना भी है आरोप को हिस्सा लेना, हर जाति का, हर बिरादरी का वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ। ये मैं समझता हूँ पिछली बार उनकी जीत जो पिछली बार जो हुई थी 1000 मतों से और से कम 2 लाख मतों से और ज्यादा भारी बहुमत से लोग यही बनेंगे और अपना कार्य सफल बनाएंगे। जी, तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों से बात की है, तो एक और बुजुर्ग है समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राम रतन जी, क्या लगता है नेताजी की बहू चुनाव लड़ रही है और हाल ही में चुनाव लड़ रही है, अच्छी तरह का जीते हमेशा नेताजी के साथ चर्चा में बात आई है तो नेताजी के साथ आज नामांकन में पहले नेताजी को श्रद्धांजलि से नमन करने पहुंचे। क्या लगता है कि नेताजी का आशीर्वाद? जी मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो शिवपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव इस दौरान मौजूद रहे। वो चाह रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह समाजवादी पार्टी को यहाँ से वोट कम कराने में हरकतें अपनाई जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की लड़का तैयार है आशीर्वाद और साथ समाजवादी पार्टी को डन है। वो चाह रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह समाजवादी पार्टी को यहाँ से वोट कम कराने में हरकतें अपनाई जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की लड़का तैयार है आशीर्वाद और साथ समाजवादी पार्टी को। और वहीं राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की साइकिल को पंक्चर करके समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी में बदलने वाले बयान पर पलटवार किया है और कहा कि जो साइकिल चलती है उनको हम ऐसा कर देंगे कि पंक्चर जोड़ने का ही काम करेंगे चौराहे पर बैठकर। केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाबा बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं। सामने का पूरे देश में यादव तो एक यादव को मानता ही कौन साथ आ रहा है? अखिलेश तो आ ही रहे, बहुत सारे नेता हैं, प्रदेश भर से बहुत सारे नेता आए और जो प्रस्तावक हैं वो जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, डिंपल, अखिलेश जी और 3 प्रस्तावक ये अंदर जाएंगे। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है, असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार है, उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही हैं कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह,
उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाए। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। साथ ही संकल्प पत्र को लेकर कहा कि संकल्प पत्र में विकसित भारत का संकल्प है। सीआरपीसी में सुधार किया जाएगा, ईस्टर्न यूरोपीय कॉरिडोर बनेगा, पश्चिमी राजस्थान में रिसाइकलिंग जोन बनेगा, बीकानेर में फर्टिलाइजर हब बनाएंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीकानेर कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती है, हमारी संतुष्टीकरण की नीति है। देखिए, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये हमने उसको मातृभाषा का रूप दिया कि जगह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा है। आप जो प्रश्न करना चाह रहे हो वो है राजस्थानी भाषा की मान्यता का विषय, उसी के आपका प्रश्न इर्द गिर्द है। और मैंने जब कहा था आपको कि हम शायद बहुत नज़दीक हैं इसको 8वीं अनुसूची में डालने के करीब हैं, ये हमने कहा था, तब एक नोट भी बना था, उसमें उन्होंने कहा आप ब्रिज को भी सम्मिलित कर लो, तो हमने ब्रिज भी मान लिया था, विचार कर दो 3 की जगह। एक तो भोटी था, और भोटी क्यों किया था हमने कि जब प्रधानमंत्री जी चाइना गए तो उनको कुछ लिटरेचर भेंट किया गया था, तो वो आकर के यहाँ पूछा भाई ये किस भाषा में है, तो पता चला ये भोटी में है। तो उन्होंने कहा भोटी हमारी भाषा नहीं है क्या, तो पता चला हिमालय ट्रांस रीजन वहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से, उसमें चाइना का भी कुछ पार्ट है, सब जगह भोटी बोली जाती है। और वहीं छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का प्रेसिडेंट चुना गया है। हैदराबाद में एआईयू की 98वीं बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। 3 दिवसीय एआईयू के इस सालाना सम्मेलन में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। प्रोफेसर पाठक को सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित संघ का प्रेसिडेंट चुना गया है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारत के विश्वविद्यालयों का दुनिया भर में प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही सभी विश्वविद्यालयों की देश भर में एकमात्र सर्वोच्च संस्था है। प्रोफेसर पाठक एआईयू के 103वें अध्यक्ष चुने गए हैं और इससे पहले वह पिछले वर्ष गुवाहाटी में हुई एआईयू की सालाना बैठक में वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। 3 दिन के इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने किया। प्रोफेसर पाठक के अध्यक्ष बनने की खबर मिलते ही सीएसजेएमयू में खुशी का माहौल है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी। तो यूनिवर्सिटी स्टाफ ने जो है मिठाई बांटी है और विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल भी मनाया गया है। इसी के साथ एआईयू के 103वें अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं और एआईयू की सालाना बैठक में यह फैसला लिया गया है, जहां सीएसजेएमयू के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जो है वो बनाए गए हैं। Vice President becomes the President of AIU. So from that, Professor Pathak will be the President of AIU from 1st of July 2024. Sir, many, many congratulations. Current Vice President becomes the President of AIU. So from that, Professor Pathak will be the President of AIU from 1st of July 2024. Sir, many, many congratulations. और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।